चलिए, let us resume with our lecture on solution. In the last lecture, we are discussing about the vapor pressure concept. मैंने अपने पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर कंसेप्ट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था. जितने भी कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स वेपर प्रेशर कंसेप्ट से रिलेटेड थे, मैंने वो सारे कंसेप्ट्स आपको इलैबोरेट कर दिए थे. मैं बिल्कुल वहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करता हूं. एंड लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. हम चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. हमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. लेट्स मूव ऑन टू द that first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure. but उससे पहले मैं छोटी सी चीज और आपको इलैबोरेट कर देता हूं, एक चीज और बता देता हूं, that is non volatile solute. हमारे पास कुछ वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं. इन दैट सिमिलर मैनर वी हैव गॉट सम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी होते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट? Solute or the substances that have no tendency to evaporate are called as non-volatile solute. Non-volatile solute. वह सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस की कोई इवेपोरेट करने की टेंडेंसी नहीं होती, जिन मॉलिक्यूल्स की कोई एस्केप करने की टेंडेंसी नहीं होती, जो पार्टिकल्स जो सब्सटेंसेस इवेपोरेट करना नहीं चाहते, उस तरीके के सब्सटेंसेस को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया etc. These are all non-volatile substances. They have no tendency to evaporate. उनकी evaporate करने की किसी तरह की कभी कोई टेंडेंसी नहीं होती. अब खास बात, जब इनकी evaporate करने की कोई टेंडेंसी नहीं है तो ये evaporate नहीं करेंगे, और जब ये evaporate नहीं करेंगे तो इनके वेपर्स नहीं बनेंगे, और जब इनके वेपर्स नहीं बनेंगे तो इनका कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं. They have no vapor pressure. Or we used to say the vapor pressure of non-volatile substances is zero. Non-volatile substances का vapor pressure zero होता है. The vapor pressure of non-volatile substances is zero. नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर हमेशा से जीरो होगा, क्योंकि इनकी कभी कोई इवेपोरेट करने की टेंडेंसी नहीं होती. जब इवेपोरेट करने की टेंडेंसी नहीं होगी तो ये इवेपोरेट नहीं करेंगे, वेपर्स में नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो इनका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा. दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट. And then we'll move on to the next article, that is relative lowering in vapor pressure.
the first colligative property, relative lowering in vapor pressure. You please copy down fast, जल्दी से कॉपी कर दिया जाए. चलिए, let's move on. To our article. Relative lowering in vapor pressure. That will be my next article. Relative lowering in vapor pressure, RLVP. चलिए, just again imagine a volatile substance. Just imagine a pure volatile substance A. एक प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस इमेजिन कर लिया जाए. चलिए, let us consider that as pure volatile substance A. Pure volatile substance A. And these are the particles of that substance, surface particles. And let me cover that beaker. Beaker को cover कर दिया जाए. Now, this is my non-volatile solute, sorry, pure volatile solvent. यह है मेरा pure volatile solvent है. And as I told you, volatile substances has tendency to evaporate, and their tendency to evaporate is shown by upward directed arrow. And I told you, जिसकी जैसी टेंडेंसी होती है वह वैसा काम करता है.
इन पार्टिकल्स की इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है एंड हेंस दीज पार्टिकल्स विल गेट इवेपोरेट। ये पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाएंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट होकर गैसियस में कन्वर्ट होकर दे विल गेट स्कैटर्ड इनटू दैट बीकर। वह इस बीकर में इस तरीके से फैल जाएंगे एंड दीज वेपर्स विल एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बीकर, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेल। इस लिक्विड के सरफेस पे भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। नाउ दैट प्रेशर विल अपोज फर्दर इवेपोरेशन। यह प्रेशर फर्दर इवेपोरेशन को अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, but that pressure is not so strong that it will prevent the evaporation completely। अभी ये प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि ये इवेपोरेशन को पूरी तरीके से रोक देगा। हाँ, डेफिनेटली ये इवेपोरेशन को अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा और इस वजह से उसको धीमा कर देगा, पर पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा और कुछ पार्टिकल्स और इवेपोरेट कर जाएंगे। और जैसे ही पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे, पार्टिकल्स के बढ़ जाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ जाने से लगने वाला प्रेशर भी बढ़ेगा। इस तरीके से वेपर्स इवेपोरेट करते रहेंगे, पार्टिकल्स इवेपोरेट करते रहेंगे। गैस फेज में पार्टिकल्स बढ़ते रहेंगे, वेपर्स बढ़ते रहेंगे और इनसे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। एंड स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर दैट वेपर प्रेशर बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग दैट इट सीम्स दैट प्रोसेस हैज स्टॉप्ड। ऐसा लगेगा कि प्रोसेस रुक गया है, वेपर प्रेशर इतना अधिक हो गया है कि हमें लगेगा कि वहां पर प्रोसेस रुक गया है, बट वाकई में वहां प्रोसेस रुकता नहीं है। अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है और जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करके ऊपर जा रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर कंडेंस कर नीचे आ जा रहे होते हैं। और इस कंडीशन पर इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर होता है उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस ए। आई रिपीट, इस कंडीशन में, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर होता है उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस ए एंड डिनोटेड बाय PA0 at dynamic equilibrium। डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर we have got PA0, call it as vapor pressure of pure volatile substance A। Now, अब मैं क्या करता हूं, let me add some non-volatile solute in it। मैं इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता हूं, वह सोल्यूट जिसकी इवेपोरेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। non-volatile solute। Now what will happen? Non-volatile solute add कर देने से in that pure volatile substance A, that will be my solute, that will be my solvent, it will result in the formation of a solution। एक solution बनता हुआ नजर आएगा, एक homogeneous mixture बनता हुआ नजर आएगा, वह mixture जिसका composition uniform होगा, उस तरीके के mixture को हम solution कहते हैं। And that's my solution।
जिसमें ए और बी दोनों है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आई एम डिनोटिंग बाय बी। और मैं इसी समय कुछ पार्टिकल्स भी बना देता हूं। इस तरीके से यहां पर दोनों के पार्टिकल्स है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं कलर कर देता हूं एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी ऑफ नो कलर। नाउ दिस सॉल्यूट पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू इवेपोरेट। इन सॉल्यूट पार्टिकल्स की इवेपोरेट करने की टेंडेंसी होती है एंड As I told you, जिसकी जैसी टेंडेंसी होगी वह वैसा काम करेगा। Now, as they have tendency to evaporate, and their tendency to evaporate is shown by upward directed arrow. In that manner. नॉन वोलेटाइल है, उसकी इवेपोरेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है एंड हेंस दे विल नॉट इवेपोरेट। नाउ एज आई टोल्ड यू दे हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट। इनकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी है, ये इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट कर कर वेपर्स में कन्वर्ट होकर गैसियस फेज में आकर दे विल स्कैटर इनटू दैट बीकर। वह इवेपोरेट करेंगे और इवेपोरेट कर कर कुछ इस तरीके से बीकर में फैल जाए। सॉरी। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू these vapors will exert pressure in all direction। यह वेपर्स हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। they will exert pressure on the beaker, on the walls of the container, on the solution, everywhere. Now again these vapors will exert some pressure on the solution and hence they will oppose further evaporation। ये further evaporation को रोकेंगे, इस evaporation को oppose करेंगे। ये वेपर्स ऊपर की तरफ से प्रेशर लगाएंगे इन पार्टिकल्स पर, लिक्विड पार्टिकल्स पर, और फर्दर इवेपोरेशन को रोकेंगे, अपोज करेंगे। बट एज आई टोल्ड यू दैट वेपर्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दिस वेपर प्रेशर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अभी इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर है वह इतना ताकतवर नहीं है कि वह पूरी तरीके से इवेपोरेशन को रोक दे। Definitely it will oppose that process, it will oppose that evaporation and उस वजह से somehow that process will get slow, उसको धीमा जरूर कर देगा पर पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा और कुछ और वेपर्स इवेपोरेट कर जाएंगे और इस वजह से कुछ और वेपर्स इवेपोरेट कर जाएंगे और अगेन वेपर्स के कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाएंगे और पार्टिकल्स के इवेपोरेट करने जाने से वहां पर वेपर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। वेपर्स के बढ़ने से वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। वेपर्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फेज बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर्स बढ़ जाएंगे और गैस के मोल्स बढ़ जाने से उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। पर अभी भी यह प्रेशर इतना ताकतवर नहीं होगा कि इस इवेपोरेशन को रोक दे, इस प्रोसेस को रोक दे। हाँ, इसको और धीमा जरूर कर देगा, पहले से और धीमा कर देगा, पर अभी भी रोक नहीं पाएगा और कुछ और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएंगे और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते रहेंगे और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर
यह मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर कर इतने सारे हो जाएंगे कि इनसे लगने वाला जो प्रेशर था वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि ऐसा लगेगा उस प्रेशर ने प्रोसेस को रोक दिया है, पर वाकई में वहां पर प्रोसेस रुका नहीं होगा। अ कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विल अचीव, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। डायनामिक इक्विलिब्रियम विल अचीव, कुछ समय बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और एट दैट कंडीशन हमें लगेगा कि वहां पर यह प्रोसेस रुक गया है, पर वाकई में यह प्रोसेस रुका नहीं होगा। हम कहते हैं एट दैट कंडीशन नंबर ऑफ particles get evaporating, number of particles evaporating becomes equals to the number of particles condensing। जितने particles evaporate कर कर ऊपर जा रहे होंगे उतने particles condense होकर नीचे आ जा रहे हैं। मतलब rate of forward reaction equals to rate of backward reaction, मतलब rate of condensation is equals to rate of evaporation, rate of evaporation is equals to rate of condensation. Now, at that dynamic equilibrium condition, whatever may be the pressure due to these vapors, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इन वेपर्स के लगने वाला प्रेशर जो भी है, इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर है, दैट प्रेशर विल बी टर्म्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह एक सॉल्यूशन बन चुका है, अब यह प्योर सब्सटेंस नहीं है, एंड हेंस at that dynamic equilibrium whatever may be the pressure due to these vapors, that pressure is termed as vapor pressure of solution। मैं लिखता हूं at dynamic equilibrium the pressure due to these vapors is termed as vapor pressure of solution and is denoted by PS। हम इसको PS से डिनोट करेंगे। खास बात यहां पर सॉल्यूशन कंडीशन में these are the non volatile solute, they have no tendency to evaporate, इनकी evaporate करने की टेंडेंसी नहीं है, तो ये evaporate कर भी नहीं रहे। मतलब evaporate कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ A के पार्टिकल्स evaporate कर रहे हैं, और जो प्रेशर होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? A के पार्टिकल्स की वजह से होगा। और ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ दैट गैस। जब सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, तो वहां पर एक पार्टिकल की वजह से, एक तरह के गैस पार्टिकल्स की वजह से लगने वाले प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट सब्सटेंस। मतलब जिस भी सब्सटेंस का वो वेपर्स होंगे, गैस होगी, उसका पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। ये बात हमने 11th स्टैंडर्ड में डाल्टन्स थ्योरी में पढ़ते समय देखी थी। गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ पढ़ा था फॉर मिक्सचर्स, वहां पर इस बात को देखा था, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। दोबारा बता देता हूं, किसी भी एक मिक्सचर में किसी एक पार्टिकल की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होता है उसे बोला जाता है पार्शियल प्रेशर।
और जिस पार्टिकल का है उसका पार्शियल प्रेशर। तो हम इसे कहेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए के पार्टिकल्स की वजह से लगने वाला प्रेशर है, तो इस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी कहा जाएगा। मतलब मैं इसे पीएस बोल लूं या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल लूं, एक ही बात होगी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, partial pressure of A and is denoted by PA, that is मैं PA बोल लूं या PS बोल लूं, एक ही बात होगी। मैं दोबारा बता देता हूं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ही पार्टिकल से लगने वाला जो भी प्रेशर है उसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और ये जो प्रेशर है सिर्फ ए के पार्टिकल्स की वजह से, बी के पार्टिकल्स तो इवेपोरेट कर ही नहीं रहे, और इस वजह से जो भी प्रेशर है इसे कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और पार्टिकल प्रेशर ड्यू टू गैस ए। और हमने इस प्रेशर को क्या बोला है? पीएस। तो आप इस प्रेशर को पीएस बोल लो या आप इस प्रेशर को पीए बोल लो, द थिंग विल बी सेम रहेगा, कोई चीज नहीं। मतलब मैं दोनों टर्म्स का उपयोग साइमल्टेनियसली करूंगा, मैं पीएस का भी उपयोग करूंगा और पीए का भी उपयोग करूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेक श्योर। ये सॉल्यूशन का प्रेशर जो पीएस है, जिसे मैंने पीएस कहा है, ये सिर्फ ए के पार्टिकल्स की वजह से है, इसलिए मैं इस प्रेशर को बोल सकता हूं पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस ए एंड डिनोटेड बाय पी। अब समझेंगे। अब देखिए, अगर मैं प्योर कंडीशन की बात करूं, लुक एट द प्योर कंडीशन, प्योर कंडीशन की तरफ देखेंगे, एंड यहां पर जो वेपर प्रेशर था दैट इज पीए नॉट, पर यहां पर जो प्रेशर है दैट इज पीए और पीएस। अब मैं आपसे पूछूं what will be greater, PA will be greater or PA not will be greater? PA not और PA या PS में से बड़ा कौन सा होगा? If I ask which is greater, PA और PA not, कौन सा बड़ा है? Then हम कहते हैं in that pure condition the number of particles on the surface is more, सरफेस पर पार्टिकल्स ज्यादा है, एक ही पार्टिकल्स ज्यादा है, इवेपोरेट करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा है। इन पार्टिकल्स की इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है, और जब इवेपोरेट करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा है तो ज्यादा इवेपोरेट करेंगे, ज्यादा इवेपोरेट करेंगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज्यादा बनने से इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर सरफेस पे इवेपोरेट करने वाले पार्टिकल्स कम है, कुछ पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल है जो इवेपोरेट करना नहीं चाहते हैं, जिनकी इवेपोरेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। और जब पार्टिकल्स सरफेस पे इवेपोरेट करने वाले कम है तो पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे कम, और जब कम पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे तो कम वेपर्स होंगे, वेपर्स कम होंगे तो इनके द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर भी कम होगा। दैट मींस PA is smaller than PA naught। हम कहते हैं some of the space is occupied by non-volatile substance on the surface of a solution। I repeat, some of the space is occupied by the non-volatile substance on the surface, and hence number of particles on the surface, number of volatile particles on the surface gets decreases, and due to decrease in number of particles, due to decrease in number of volatile particles, the vapor pressure of that solution get decreases। इस वजह से vapor pressure of इस solution का decrease हो जाता है।
मतलब when we add a non-volatile solute in a volatile solvent, the vapor pressure of that solvent get decreases. इस solvent का vapor pressure घट जाता है. प्योर कंडीशन में तो ऐसे ही रहेगा, पर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाएगा तो डाल देने के बाद सॉल्यूशन बनने पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. ये जो वेपर प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वजह से है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से कोई प्रेशर नहीं है. और ये जो प्रेशर है जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वजह से है, जैसे हम पीए बोल रहे हैं या पीएस बोल रहे हैं, दैट प्रेशर इज स्मॉलर देन पीए नॉट. प्योर कंडीशन से कम है. That decrease in vapor pressure due to addition of non-volatile solute in a volatile solvent is termed as relative lowering in vapor pressure. इसी बात को lowering in vapor pressure कहा जाता है. मैं लिखता हूं, decrease in vapor pressure of a solvent due to addition of non-volatile solute in it, and this decrease is termed as lowering in vapor pressure. इस डिक्रीज को कहा जाएगा lowering in vapor pressure. अब कितना लोअर हुआ है वेपर प्रेशर, यहां लिखता हूं, पीएस के साथ भी लिख देता हूं, एक ही बात है, ये बात आपने ध्यान रखनी है. तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ बेटा, पहले पीए नॉट था अब पीए हो गया. मतलब अगर पहले कितना था 10 और अब हो गया 8, तो कितना डिक्रीज हुआ 2. तो कैसे निकालेंगे, पीए नॉट माइनस पीए और पीए नॉट माइनस पीएस, एक ही बात. दैट इज माय लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. Now here we used to conceptualize one more term, that is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, and it is given by lowering in vapor pressure upon initial vapor pressure. Initial vapor pressure, तो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट, दैट इज द इनिशियल वेपर प्रेशर. और I can write it as PA naught minus PS upon PA naught. That is my
relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. That's all about the relative lowering in vapor pressure. That's the most important concept of that chapter. आगे की भी सारी qualitative properties इसी पर डिपेंड करेगी, इसी पर निर्भर करेगी. खास बात, due to addition of non-volatile solute in a volatile solvent, the vapor pressure of pure volatile solvent decreases, and that decrease in that vapor pressure is termed as lowering in vapor pressure, and it is given by PA0 minus PA or PA0 minus PS. Relative lowering in vapor pressure means lowering in vapor pressure upon initial vapor pressure, and it is given by PA0 minus PS upon PA0 या PA0 minus PA upon PA0. These are the concepts and fundamentals regarding relative lowering in vapor pressure. You please copy down. Now we have got a Rolle's law. हमारे पास एक law है that's termed as Rolle's law, suggested by Rolle's. Rolle's ने इस law को suggest करा था. The very important role. आप सबसे पहले इसी law को इस concepts को copy कर लिया जाए फटाफट. Then I will explain my next concept, that is Rolle's law for non-volatile solute. You please copy down first. पहले इसको copy कर लिया जाए. चलिए, now let's move on to my Rolle's law, the again very important law, Rolle's law. मैं इस डायग्राम को तो ऐसे ही रहने देता हूं और मैं बाकी की चीजें रेस करता हूं. देखिए Rolle's law इज वेरी इजी, और खास बात इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज अगर इस बात को आप, मैं और कोई और देखता तो जो बात Rolle's ने कही वो बात हम भी कह देते. कोई भी इस बात को देखता तो वो भी इस बात को कह देता. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट लाइक ए रॉकेट साइंस. बड़ी साधारण सी बात Rolle's ने कही. इनफैक्ट कोई भी अगर उस बात को देखता तो उसी समय उस लॉ को कंक्लूड कर सकता था. बस फर्क इतना है, सिर्फ वह बात पहले Rolle's ने देखी तो Rolle's ने लॉ बना दिया जिसे हम बोलते हैं Rolle's लॉ. Rolle's was a साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट हुआ करता था अराउंड 18th सेंचुरी, और उसने इस बात को सबसे पहले देखा और उसने इसका लॉ बना. देखिए, now what does that law suggest us? वो लॉ कहता क्या है? It's very simple. Rolle's law
for non-volatile solute. मैं फिर बता दूं, बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे समझने में दिक्कत हो। देखिए, हम कहते हैं अगर सरफेस पर ए के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ए तो वोलेटाइल है, सरफेस पर ए के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे मतलब इवेपोरेट करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा इवेपोरेट करेंगे, ज्यादा इवेपोरेट करेंगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो उन वेपर्स से लगने वाला प्रेशर वह भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मींस दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, जितना ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। बड़ी साधारण सी बात है, जितने ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, जितने ज्यादा सॉल्वेंट के वोलेटाइल पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। और यही बात रॉड्स ने कही, उसने कहा कि दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of solvent। मैं सबसे पहले वह स्टेटमेंट लिख देता हूं। It state that at given temperature the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute in a volatile solvent is directly proportional to mole fraction of a solvent। That is PS is directly proportional to XA or PA is directly proportional to XA। जो भी इस वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जिसे हम PS बोल रहे हैं या PA बोल रहे हैं, दैट वेपर प्रेशर is directly proportional to XA। XA के क्यों? मोल फ्रैक्शन ऑफ XA मतलब भाई देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ XA ज्यादा कब होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ज्यादा कब होंगे? जब A के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। A के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A ज्यादा होगा, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A ज्यादा होगा तो इनके द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। दैट्स द इजी वन, बिल्कुल साधारण सी बात है। अगर एक के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो इनसे लगने वाला वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्यों? वो एक के पार्टिकल ज्यादा है तो इवेपोरेट ज्यादा करेंगे, इवेपोरेट ज्यादा करेंगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो इनके द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यही बात रॉड्स ने कही, बड़ी साधारण सी बात। शायद आप या मैं या कोई और तीसरा देखता तो वो भी इस बात को कह देता, बट खास बात एट ए गिवन टेम्परेचर, सॉरी एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट शुड बी केप्ट इन टाइम।
जो भी बात होगी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घट जाता है। At a given temperature, vapor pressure of solution containing non-volatile solute in a volatile solvent is directly proportional to mole fraction. अब हम इसी समय इसको मैथमेटिकली डील करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं PS is equals to KXA। मैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया K। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे एट XA is equals to 1। अगर XA 1 हो जाए मतलब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, दैट मीन्स it is a pure volatile solvent. It is pure volatile solvent A. It is pure volatile solvent A. तो vapor pressure becomes PA naught। प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर कितना था? PA नॉट। तो हम लिख देंगे PS की जगह PA नॉट इज इक्वल्स टू K इंटू 1। देयरफॉर PA नॉट इज इक्वल्स टू K। लीजिए K की वैल्यू आ इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। पुटिंग in 1 will get PS is equals to PA naught K, sorry PA naught X। देखिए as I told you, मैंने बताया था PA naught is a constant, PA naught is a fixed। किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर PA नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, एक सॉल्वेंट के लिए PA की वैल्यू फिक्स होती है। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर PA नॉट की वैल्यू फिक्स होगी। मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पर PA नॉट की वैल्यू फिक्स होगी। अलग अलग टेम्परेचर पर वैल्यू अलग अलग होगी, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की PA नॉट वैल्यू, वेपर प्रेशर वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट। That is a constant value at a particular temperature. That means PS is equals to PA naught XA, और हम कहते हैं PS की जगह हम लिख सकते हैं PA is equals to PA naught XA। These are the expression which we have to learn them। ये expressions आपको याद रखने हैं। और मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, मैं कहता हूं PS इज इक्वल्स टू PA नॉट 1 माइनस XB। हम जानते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं XA प्लस XB 1 होता है। तो मैं यहां से XA की वैल्यू निकाल लेता हूं 1 माइनस XB, और PS इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB। PA नॉट XB को उधर ले जाता हूं। ऑब्जर्व इट, व्हाट आई एम गेटिंग, PA नॉट माइनस PS, that is lowering in vapor pressure। PA naught minus PS is lowering in vapor pressure। दूसरी टर्म्स में भी लिख देता हूं PA naught XB
PA naught minus PA. That is lowering in vapor pressure. Means अगर आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है तो यू कैन कैलकुलेट PA नॉट माइनस PA या PA नॉट XB, जैसे मर्जी निकाल दो। PA नॉट में से PA माइनस कर दो या PA नॉट को XB से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही आएगा। और अगर मैं इस PA नॉट को वहां ले जाऊं तो व्हाट विल गेट, PA नॉट को वहां ले जाऊंगा, विल गेट XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। दैट इज relative lowering in vapor pressure. It is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. मैं इसको पहले दूसरी टर्म्स में भी लिख देता हूं। PS की जगह PA लिख सकते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। That is my relative lowering in vapor pressure. Observe it. अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाए निकालने के लिए, या तो आप PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट कर लें या XB निकाल दें। XB इज माय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो XB होगा वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। That was the concept suggested by Rhodes. That was the mathematics suggested by Rhodes. बड़ी साधारण सी बात है, जो हमने बात सिंपल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से कंक्लूड करी, वही बात रॉड्स ने थ्योरेटिकल वे में इस तरीके से एक्सप्लेन करी। That was the Rhodes law for non-volatile solute. You please copy down fast. इसको फटाफट कॉपी कर लिया जाए। And now next we'll move to the numerical portion. हम इसी समय इसका एक numerical discuss करेंगे। You please copy down fast. चलिए, now let's move on to the numerical portion related to that article.
चलिए, if we have got 6 gram of urea, just imagine 6 gram of urea in 100 gram of water. 6 gram of urea in 100 gram of water. The vapor pressure of pure H2O is 24 mm of Hg at 25 degrees Celsius. Calculate. You have to calculate first part, vapor pressure of solution. Second part, lowering in vapor pressure, LVP. And third part, relative lowering in vapor pressure. You have to calculate these three parts. एक न्यूमेरिकल अभी मैं इसी समय करके दिखा रहा हूं. चलिए देखिए, हमारे को 6 ग्राम ऑफ यूरिया गिवन है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 24 mm ऑफ Hg. तो सबसे पहले जो गिवन है डाटा लिख दिया है. P नॉट A गिवन है, सॉल्वेंट हमेशा A ही होगा, 24 mm. mm of Hg is a unit. ठीक. उसके बाद we are given with weight of solvent. We denoted by WA, 100 gram, and we are given with weight of solute denoted by WB, that is 6 gram. Molar mass of solvent हम डिनोट करेंगे Ma से, that is 18, and molar mass of solute हम हमेशा से डिनोट करेंगे Mb. यूरिया का मोलिकुलर मास आई होप सभी को पता होगा, that is 60. चलिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब PS निकालना है. तो ठीक है, हम कहते हैं PS is given by PA नॉट XA. हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले XA निकालना होगा. XA कैसे निकाला जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb. Na क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. और Nb क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. चलिए निकाल लेते हैं. Na
कहाँ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट that is 100 upon molar mass that is 18 will get 5.5 and NB 6 by 60 will get 0.1. तो XA की वैल्यू Na upon Na plus Nb 5.5 upon 5.5 plus 0.1 that's come out to be 5.5 upon 5.6. मैं इसको डायरेक्टली सॉर्ट आउट करके आंसर लिख रहा हूं by the use of calculator, but you should not use calculator for solving. आप सॉर्ट आउट करते समय कैलकुलेटर का यूज कभी नहीं करोगे. चलिए, that's come out to be 0.98. That is my XA 0.98. तो XB आ गया 1 minus 0.98 will get 0.02. That is my XB 0.02. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. PA naught is equals to PA naught is 24. XA is 0.98. You will get 24 into 0.98, 23.52. That is my PS. PS बोल लो या PA बोल लो. One and the same thing. पहला पार्ट हो गया. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? PA नॉट, खास बात यूनिट जरूर लगाएंगे, mm of Hg. mm of Hg. PA नॉट minus PS, that is 24 minus 23.52, that's come out to be 0.48 mm of Hg. यूनिट जरूर लिखेंगे साथ साथ. सिमिलरली सेकेंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, that is PA naught minus PS upon PA naught, and that is equals to 0.48 upon 24 will get 0.48 divided by 24, that's come out to be 0.02. 0.02. खास बात, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज यूनिटलेस. यूनिटलेस होगी गाइस. क्यों? क्योंकि इसकी भी mm of Hg, इसकी भी mm of Hg, दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएगी. रिलेटिव टर्म इज ऑलवेज यूनिटलेस. हमेशा ध्यान रखा है, रिलेटिव टर्म हमेशा यूनिटलेस होती है, क्योंकि हम रिलेटिव टर्म से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. That is 0.02 and that is unitless. That's the easy one. Numerical based on relative loading in vapor pressure and loading in vapor pressure. I think that's all for the today. आज के लिए काफी है. Next going to meet in next lecture. अगले lecture में we are going to resume our lecture from here only, and we will discuss some complicated numericals, some complex numericals based on that article. इसके कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. आज के लिए काफी है. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट. बाय बाय. फटाफट कॉपी कीजिए.